मैम मैदान अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो पहले सूख जाओ फिर हरे भरे हो जाना है, ठीक है? पहले सूख जाओ फिर हरे भरे हो जाना। बोलो क्या करवाना है, पहले सुखाऊं? यस मैम, पहले देखो इस समय क्या है, गर्मी लाइट हो गई, गर्मी हो गई, तो परिश्रम पड़ो तो थोड़ी गर्मी आएगी ना। तो सर नींद भी आने लगा इसलिए हरा भरा हरा भरा बाद में पढ़ाऊंगी। मैं ये आप मरुस्थल विश्व पे सभी करेंगी ना इसमें? हाँ मैं क्या कह रही हूँ, पहले आपकी महाद्वीप ऐसे कर दीजिए ना एक तरीके से। क्या हो उत्तरी गया? अमेरिका जैसे उसके सारे पहाड़ पे पूरा उसका विस्तार थे, दक्षिण अमेरिका से। ये मैं बात सुन लो, क्योंकि जो थ्योरी होती है ना थ्योरी भी पढ़ानी है, तो मैंने ये सोचा कि जैसे मैदान की थ्योरी पढ़ा दूंगी, मरुस्थल की पढ़ा दूँ, पठार की पढ़ा दी, आपको पर्वत की पढ़ा दी, इनकी सबकी पढ़ा दूंगी और लेक की भी पढ़ा दूंगी। उसके बाद फिर आपको मैप में सब दिखा दूंगी, ठीक है? आप समझ रहे हो? पहले थ्योरी की क्लास ले रही हूँ, फिर प्रैक्टिकल की क्लास ले लूंगी। बोलो। मैम कहने का ये मतलब है पहले एक महाद्वीप के सब पढ़ा दीजिए, फिर दूसरे वो मैं समझ गई, एक महाद्वीप के सब पढ़ा दी। अब ये देखो मैं महाद्वीप में आपको मरुस्थल पढ़ाऊंगी, ठीक है? पहले ये तो बता दो मरुस्थल बनते कैसे हैं। ये थ्योरी क्लास होगी, प्रैक्टिकल क्लास वो होगी जो आपको मैप पर दिखाऊंगी। जैसे जिस दिन आप कहोगे वर्ल्ड की पूरा मैप लूंगी, पहले नॉर्थ का, फिर साउथ का, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे पूरे सबके मैप में बता दूंगी, ठीक है? समझ गए कि नहीं? जैसे एक दिन में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका निपटाया, फिर अगले दिन हम एशिया और यूरोप भी निपटा सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, तो आप कह रहे हो कि एक ही टाइम पे हमें नोट्स बनाना आसान होगा। हाँ कि नॉर्थ अमेरिका मैप बना दिया, उसमें कहाँ कहाँ झील है, कहाँ कहाँ पर्वत है और पूरा कहाँ विस्तार ही कहाँ उसका हो जाएगा और कि कहाँ कहाँ बहुत मैदान विस्तार है। के लिए। ठीक है, तो ये मैं आज यही तो मैं कह रही हूँ। उस दिन कल भी मैंने पढ़ाया, फिर आपको मैप में दिखाया, ऐसे बहुत घिसपिच हो रही है, ठीक? तो ये क्या होगा, एक दिन में सारा थ्योरी क्लास निपटा देगी सबकी, फिर मैं आपको मंडे या ट्यूसडे जैसे भी होगा उस दिन आपको पढ़ा दूंगी। अच्छा ये बताओ मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल क्या होते हैं? 50 डिग्री से शायद बारिश जो होती है कम होती है। कारण क्या है मरुस्थल बनने का? मैम लंबे समय तक बारिश ना हो जिस क्षेत्र में। लंबे समय तक बारिश ना हो, चलो ठीक है। और कितने सेंटीमीटर से कम बारिश बताई? 50 शायद 50 है कंफर्म नहीं। 20 या 35 से सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। और कारण क्या है कि किसी भी महाद्वीप के, जैसे ये महाद्वीप है, उसके पश्चिमी तट पे क्या होंगे? रेगिस्तान पाए जाएंगे, कभी पूर्वी तट पर नहीं पाए जाएंगे। जैसे अगर मैप खोलना चाहूँ तो खोल लो अपने, आपके पास है मैप खोल दो। ये मैप है, इसको सामने, ये भी ठीक है। कभी कभी लाइट नहीं है तो काम दो कोई कम गांधी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार। कल से कंप्लेन भी किया ना। देखो यहाँ तो भूमि बहुत हरी भरी दिखाई हुई है। कैसे दिखाई है? यहाँ पिंक दिखा दी है, यहाँ तो पिंक दिखाया है, यहाँ भी। और ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी, जैसे सहारा है ना, सहारा मरुस्थल यहाँ से शुरू होकर पूरा ऐसे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ है, और अपने भारत का भी उसी में। अधिकतर क्या होंगे? इसका रीजन क्या है? रीजन वही तो पूछ रही हूँ आपसे। अगर पता है तो बताओ, पहले मैं बताऊंगी, बताने के लिए हूँ। क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही रेगिस्तान का निर्माण होता है? मैम बादल नहीं बन पाते हैं ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र उस पर। अच्छा चलो, बादल नहीं बन पाते हैं, इक्वेटर दिख रहा है ना? बारिश नहीं होगी तो सुपर है। ये इक्वेटर दिख रहा है, यहाँ बना। एक तो गर्मी, ऊपर से मरुस्थल। अरे मरुस्थल जलधाराएं सुनिए।
कैसी जलधाराएं होती हैं? ठंडी गर्म ठंडी और गर्म। गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं? 0 डिग्री से उठती 0 डिग्री से उठती तो है, दोनों जलधाराएं उठती हैं। तो गर्म जलधारा कहाँ बहती है, ठंडी जलधाराएं कहाँ बहती हैं? और जलधाराएं गति कैसे करती हैं वो तो हालांकि आज की बात है, जब आपको पढ़ाऊंगी। मैं दोनों जलधाराएं 0 डिग्री से उठ जाएंगी, ठंडी जलधारा कहाँ से उठ जाएगी? वो तो गर्म जलधारा ही ठंडी जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, वो तो कन्वर्ट हो जाती है ना, फिर तो वो ठंडी होगी ना, तो गर्म कहाँ? हाँ, तो कारण क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सारा टाइम क्या रहता है? लंबवत पड़ता है। जैसे यहाँ आज ऊपर जाते रहेंगे प्रकाश कैसा होगा? तिरछा पड़ेगा। लंबवत पड़ने के कारण ये वाला क्षेत्र क्या रहता है? अधिक गर्म रहता है। गर्मी रहेगी तो क्या होगा? तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। बाष्पोत्सर्जन यानी कि जो बाष्प बन रही है वो ज्यादा बनेगी, और ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? वर्षा भी ज्यादा होगी। ठीक, वर्षा ज्यादा होगी, पर इन क्षेत्रों में ही मरुस्थल पाए जा रहे हैं। और वो भी कौन से वाले मरुस्थल पाए जाते हैं? मतलब इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो रही है ना, बारिश ज्यादा होने का मतलब क्या है? यानी कि मरुस्थल का पाया ना जाना है ना। देखना अपोजिट काम करेगा। बारिश ज्यादा हो रही है, इसका मतलब मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे, पर यहाँ पर ही मरुस्थल पाए जा रहे हैं। क्योंकि ये देखो ना, इक्वेटर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये आपके बीच, और इसी के बीच में क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं? रेगिस्तान। और वो भी कैसे पाए जा रहे हैं? शुष्क। जब वहां नमी है तो शुष्क कैसे है? पहली बात तो नमी है तो बारिश नहीं होगी, है ना। नमी है तो बारिश होगी, और बारिश है तो रेगिस्तान नहीं पाए जाएंगे, पहली बात। अब जैसे तुमने जलधारा कह रहे थे, जलधारा काम करती हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे ही घड़ी की सुई, और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्रुवों से क्या होती है? गर्म जलधारा उठती है, विषुवत से गर्म जलधारा क्या उठी? और ये फ्लो करती हुई गई, और जब ये ध्रुवों के पास पहुंची तो कौन से क्षेत्र में आ गई? ठंडे क्षेत्र में आ गई। इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये कुपोषण या कुपोषण है। ठीक जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही ऊपर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर कैसे पौधे पाए जाएंगे? सदाबहारी वन पाए जाएंगे। सदाबहारी वन कैसे? देखो, जहाँ पर ज्यादा बारिश होगी वहाँ पर पौधे भी ज्यादा पनपेंगे। और कैसे पौधे पनपेंगे? घने घने। तुमने पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? अमेजन को। क्यों? वन होते हैं ना, वहाँ वर्षा वन होने के कारण बारिश ज्यादा होना, और ज्यादा बारिश होगी तो वर्षा वन यानी कि आपके जो पेड़ पौधे होंगे वो अधिक घने होंगे। तो यहाँ पर अधिक बारिश हो रही है तो पेड़ पौधे अधिक घने हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा? जब विषुवत यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से धारा उठती है समुद्र की, तो कैसे होती है? गर्म। वो गति करती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। जब वो यहाँ ध्रुवों के पास पहुंचती है तो कहाँ पर पहुंच जाती है? शीत में, ठंडे प्रदेश में पहुंच जाती है। जैसे वो ठंडे प्रदेश में पहुंचे, धारा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, ठंडी। अरे तुम गर्म जगह से जाओगे, एकदम एसी वाले कमरे में चले जाओगे, ठंडा प्रदेश हो जाता है ना एसी वाला कमरा, तो वहाँ कैसा हो जाएगी आपकी बॉडी? ठंडी। और गर्म प्रदेश में आप लोगों को कैसी हो जाएगी? सेम। यहाँ पर जल का ले लो, जल की बॉडी जब कहाँ पर है? विषुवत के पास है तो वो गर्म है। गर्म जलधारा जब गति करती है कहाँ जाती है? ठंडे प्रदेश में। तो जलधारा कैसी हो जाती है? ठंडी। और जब ये ठंडी जलधारा इधर आती है, अब ये बताओ अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट है पश्चिमी तट है? ये वाला और ये, और अमेरिका का
ये पूर्वी और ये पश्चिमी, समझते रहे ना। तो ठंडी जलधारा कौन से तट पर बह रही है अधिकतर महाद्वीपों के? नहीं मैं उत्तरी अमेरिका का तो पूर्वी हिस्सा हो गया ये। अरे तो ठंडी जलधारा कहाँ पर आई? ये तो गर्म है ना, ये जलधारा यहाँ से की तो गर्म है। पूर्वी अमेरिका के पूर्वी तट पर, मतलब अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बह रही है? गर्म। और जबकि अफ्रीका और यूरोप के तट पर कैसी जलधारा बह रही है? ठंडी। समझ में आ गई? ठंडी जलधारा क्या होंगी? ठंडी जलधारा हो रही है तो यानी कि वहाँ पर वाष्प नहीं बन रही है, जल वाष्प की क्या है? कमी है। और जहाँ जल वाष्प की कमी होगी वहाँ बारिश होगी। यूपी पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बारिश की मात्रा यानी कि वर्षा की मात्रा किस पर डिपेंड करती है। उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिए थे। एक होता है तापमान पे, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब है गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो मात्रा किस पे? जलवाष्प पर निर्भर कर रही है ना। जितना जलवाष्प होगा वर्षा उतनी ही अधिक होगी। मान लो मेरे पास बहुत सारा पानी है, मेरे पास बहुत सारा पानी है, तभी तो मैं पानी गिरा पाऊंगी। जब मेरे पास थोड़ा सा पानी होगा तो मैं उतना पानी गिरा पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है? पूर्वी तट पर जलवाष्प अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान नहीं बनते हैं। और जबकि पश्चिमी तट पर क्या है? ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधारा होने के कारण ये जो क्षेत्र होते हैं शुष्क होते हैं। क्या होते हैं? शुष्क रहते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है जिस कारण पश्चिमी तट पर बारिश की जो बारिश होने की रफ्तार होती है वो क्या होती है? कम होती है, और यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात और सुन लो, सबसे मेन कारण तो ये है क्या? रेगिस्तान बनने का। कौन सा? पश्चिमी तट पर कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधारा। अब यहाँ सुन लो, वहाँ तो क्लॉक वाइज हो गए, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज हो गए, यहाँ से उठी और यहाँ गई तो ये ध्रुवों के पास आ गई। यहाँ से फॉकलैंड की धारा होती है ठंडी, यहाँ से लैब्राडोर की जलधारा। जब वो जलधारा पढ़ाऊंगी तब सबके नाम बताते जाऊंगी। यहाँ से उठी और ये यहाँ पर आई तो ये जलधारा नीचे से ऊपर आ रही है, यानी कि ध्रुवों से जो आएगी, ऐसे याद करो, ध्रुवों से जो ऊपर जाएगी वो ठंडी, और विषुवत से जो ऊपर जाएगी वो गर्म। विषुवत से ऊपर जाएगी गर्म, विषुवत से नीचे आएगी गर्म। विषुवत से और ध्रुवों से ऊपर जाएगी ठंडी। ध्रुवों की तरफ से आने वाली हवाएं कैसी होंगी? ठंडी, या धारा होंगी कैसी होंगी? ठंडी। और विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाने वाली कैसी होंगी? गर्म। अब यहाँ से आई ठंडी जलधारा और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? और ये सुन लिया, यहाँ पर क्या है? सहारा, यहाँ पर कालाहारी है, ये क्या है? मरुस्थल है यहाँ पर। तो ये कैसे बन रहे हैं? मरुस्थल का निर्माण कैसे हो रहा है? मेन इफेक्ट जो पड़ रहा है पश्चिमी तट पर बनने का, वहाँ पर पश्चिमी तट पर रहकर कौन सी जलधाराएं होती है? ठंडी जलधाराएं होती हैं। और ठंडी जलधारा होने के कारण वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? वाष्पोत्सर्जन, मतलब जो जलवाष्प होती है वो बन नहीं पाती है, मौसम वहाँ का शुष्क रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? दूसरी बात आपने ये सुना, यहाँ पर हमने कौन सी श्रेणी पढ़ी थी? जिसकी सबसे बड़ी श्रेणी एंटीज। ठीक, यहाँ पर एटलस, यहाँ पर प्लेनवर्क है ना। जब मौसम पढ़ोगे तब भी सुनोगे। अब जैसे अपने पश्चिमी घाट है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कारण है जिस समय पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है उस समय आपका जो कोरोमंडल तट तमिलनाडु का एकदम क्या रहता है? सूखा रहता है। एक क्वेश्चन ये भी होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कारण क्या है? जिस समय मानसून आता है भारत में मुंबई जलमग्न रहता है, जबकि उसकी दूसरी साइड बड़ा बिल्कुल लगा हुआ आपका शहर है पुणे, वो बिल्कुल सूखा रहता है। बताओ, जो पता है वो बताओ। मैम जैसे जो हवाएं चलती हैं वो तट पे जाके वहीं पर उलझ जाती हैं, उस तरफ वो चीज़ रुकती नहीं, वो आगे चली जाती। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा पश्चिमी घाट है। जब हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है तो क्या होता है? पश्चिमी घाट से टकराकर सारी वर्षा कहाँ कर देता है? मतलब ये टकराया तभी ये ऊपर गया। यहाँ पर अरावली श्रेणी है ना, अरावली श्रेणी से टकराकर वो नॉर्थ इंडिया में क्या करता है? नॉर्थ इंडिया पर से आता है, और यहाँ पर गिरी की पहाड़ियाँ हैं, गिरी की पहाड़ियों से टकरा के अब जो ये बचता है अरावली और गिरनार पर्वत है ना, उसके बीच में जो
आपका जो स्थल बचता है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, इसलिए आपके इंडिया में जो थार मरुस्थल बन रहा है, थार मरुस्थल बनने का कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर पर्याप्त बारिश का ना होना। और पर्याप्त बारिश क्यों, यहाँ से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून था यहाँ टकराया और नॉर्थ इंडिया में चला गया, और दक्षिणी पूर्वी मानसून उठ रहा है तो वो यहाँ पर टकरा रहा है अरावली से। सारा अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान, उसमें अधिक बारिश होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर आपका क्या पड़ रहा है, थार का मरुस्थल, वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो दो कारण हो गए मरुस्थल बनने के। पहला, यहाँ पर बारिश क्या होगी, 20 सेंटीमीटर से कम, वार्षिक 20 सेंटीमीटर से वर्षा का कम होना। और पश्चिमी तट पर ये मरुस्थल क्यों बनना, उसका कारण है यहाँ पर जल धारा। हाँ, जैसे जमीन में जो खुदाई की जाती है हाँ। तो अगर 30 फीट नीचे होते हैं तब भी मिट्टी निकलती है, अगर वही थार के मरुस्थल में की जाए तो कितने नीचे तक रेती दिखाई देगी? थार के मरुस्थल में मुझे ऐसा मैंने खोदी भी नहीं है, और जैसे अंदाज से, तो मैं अंदाज से बता रही हूँ या रेती रहते हैं उसके नीचे तक, जितने नीचे तक जाएंगे जहाँ बहुत अधिक गहराई तक जाने में रेत मिलेगा, क्योंकि वहाँ की आप पेड़ देखते हैं कैसे होते हैं, पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती मतलब कटीले पेड़ होते हैं, कांटेदार होते हैं। कांटेदार होने का मतलब यही है कि वो जब अगर काटो, तलाश में उनकी पानी की पत्ती मुरझाती नहीं है। पत्ते जो हमारे पौधे होते हैं ना, वो पत्ते भी वो लेते हैं, जल लेते हैं। तो आपने वो बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जाइलम क्या होता है, जाइलम और ये क्या करते हैं, जाइलम का काम क्या होता है, जब धरती से पानी लेके पत्तों तक पहुंचाना। अब पेड़ जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्ती को कांटे के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वो पत्ती जितना फैलेगी उतना ही ज्यादा उसको पानी की जरूरत होगी, और वो पत्ती क्या होगी, कांटों के रूप में होती है। कटीले पौधे होते हैं, जो पत्ती होती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पेड़ अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और जो पानी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अपनी जड़ें बहुत अंदर तक ले जाते हैं। मैंने ये जहाँ तक मरुस्थल है बहुत दूर तक मरुस्थल ही रहता है, मतलब गहराई तक मरुस्थल रहता है। अब कितना मीटर होगा ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मरुस्थल के प्रकार को तो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ रही हो, पढ़ लो। एक होते शुष्क मरुस्थल, ये चित्र बनाना चाहो तो बना लो, आधा बिगाड़ दिया है, ये बना लो, फिर मैं लिखा दूँगी। मेरे बना लो, बना लिया। ये भी लिख लेना, उष्णकटिबंधीय, उसमें ही क्या है, शीतोष्ण भी आ जाता है, उपोष्ण भी आ जाता है। यहाँ पर लिख लो शीतोष्ण और शीत। इसको सब टाइटल जब आपको मैं पढ़ाऊंगी वायुमंडल तब पढ़ा दूंगी। लिख लिया 23.5 से और 23.5 तक लिख लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। 23.5 से 66.5 तक शीतोष्ण, शीतोष्ण ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। जैसे अपने यहाँ ऐसे समझ लो, वैसे अपने यहाँ अब मार्च में थोड़ा मौसम होता है, ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। इधर आने वाले नवंबर में ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। इस समय जो मौसम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उष्ण चल रहा है ना, उष्ण यानी कि गर्म चल रहा है। और सर्दियों में दिसंबर से जनवरी तक क्या चलता है, ठंडा, ऐसे समझ लो। तो ये क्या हो गया, शीत, शीतोष्ण, शीत, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। अब मरुस्थल का पहला टाइप लिख लो, शुष्क मरुस्थल,
होते हैं, शुष्क और ठंडे। और मतलब इतना शुष्क लिखिए, दूसरा नंबर डालो ठंडे मरुस्थल। मैम विश्व में कोई ऐसा देश है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? हाँ हाँ, कौन? 6 दिन नहीं, तो वो ऐसे नहीं है। देखो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। वो होता है ना, वो पूरा होते हैं। टाइम। नाम पे ऐसा देश है जहाँ पे 90 दिन तक सूर्य नहीं छुपता। 90 दिन तक 90 दिन तक सूरज नहीं छुपता, यानी दिन दिन रहता है, 24 घंटे ही दिन होता तो वहाँ पर खिड़कियों पता है कैसी होती हैं? ऐसी खिड़कियाँ होती है जैसे कमरे की वो गिरा दो, जैसे हम लोग पर्दा गिरा देते हैं वहाँ पर पर्दे का तो शटर टाइप का समझो कि जब रात हो गई है, अब घड़ी के हिसाब से दिन और रात पता ही चलता है, तो रात हो गई है, सोना है, तो आपको वो शटर गिरा देना है, तो आपके घर में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, बाहर सूरज रहेगा। और वहाँ पर जैसे हम लोग के सूरज ऊपर से निकलता है ना, नाभि में सूरज ऊपर से नहीं निकलता, आपके सामने से निकलता है। जैसे आप प्लेन में सफर कर रहे हो, प्लेन में सूरज कभी ऊपर उड़ता हुआ नहीं देख, मतलब उड़ता है क्या, ऊपर निकलता हुआ नहीं देखोगे, कैसे देखोगे? अपने सामने से देखोगे। ऐसी जब पृथ्वी क्या है झुकी हुई अपने अक्ष पर, तो हमसे तो हम ऐसे है ना जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये मानो। अब नाभ पे आपको लगा यहाँ पड़ता है, जब घूम रही है पृथ्वी सूर्य के, तो हमारे तरफ प्रकाश में सीधा पड़ रहा है, यहाँ तिरछा पड़ रहा है, पर यहाँ से सूरज देखने में बिल्कुल ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा आएगा और हमारे यहाँ से क्या पड़ेगा? इसलिए आप देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना करो। गर्मियों में सूरज क्या कहते हैं? ऊपर होता है ना, और सर्दियों में नीचे होता है क्या? एक उसका उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। सर्दियों में गर्मियों में सूरज आपको ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, बहुत ऊपर से निकलता होगा, और गर्मियों में और सर्दियों में ऊपर से ना निकल के थोड़ा सा सामने से निकलता है सूरज। ये मैंने शायद जब क्लास ली थी एमओ की उस समय पढ़ाया था। ये छोटे छोटे टॉपिक जो आपके हैं वो बीच में कवर कर दूंगी। दक्षिणायन मतलब सूर्य का आपकी मकर रेखा से ऊपर जाना, जब ऊपर जाती है तो हमारे यहाँ कैसा मौसम हो जाएगा? गर्मियों का आ जाएगा, और जब ये उत्तरायण करेगा तो हमारे यहाँ कैसा मौसम हो जाएगा? ठंडों का। तो उत्तरायण मतलब अब सूर्य कहाँ जा रहा है? दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में जा रहा है, इसलिए हमें सूर्य कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। और उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो सूर्य कहाँ से निकलेगा? हमारे ऊपर से निकलेगा। ठीक, बता देते हो कहाँ पर थे, कौन कौन से लिखिए? शुष्क और ठंडे। शुष्क मरुस्थल अधिकतर जो पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। और ये कैसे होंगे? गर्म, ठीक है। शुष्क यानी गर्म, गर्म और ठंडे। शुष्क को दूसरे नाम से भी लिख सकते हो, गर्म मरुस्थल। शुष्क को गर्म भी लिख सकते हो, जैसे थार का मरुस्थल। कौन सा उदाहरण है आपके? थार का मरुस्थल। भारत का ही पूछ रही हूँ, इसीलिए कि देश का नहीं पूछ रही हूँ। थार का मरुस्थल ठंडा है गर्म है? गर्म है, ठीक। क्यों? कर्क रेखा के आसपास है ना। और सारा मरुस्थल तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम देखो, अगर ऐसे आ गए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और ऑप्शन में दिया हो आपका अंटार्कटिका, आर्कटिक और सहारा, तो आप कौन सा लगा चाहोगे? अगर ये पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है निम्न में से, ये भी दिया है, आर्कटिक, वो अंटार्कटिका भी दिया है, आर्कटिक भी दिया है और सहारा भी दिया है, फिर कौन सा लगाओगे? आर्कटिक और अंटार्कटिक को तो पूछना ही है, सहारा लगाएंगे। अच्छा, ठंडे मरुस्थल वो कैसे होते हैं? ठंडे मरुस्थल कौन से होंगे? ठंडे मरुस्थल वही तो होंगे कि देखने में सफेद नहीं होंगे, कम बारिश यहाँ भी होती है। रेगिस्तान बनने की, मरुस्थल बनने की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है वर्षा कम होना। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी? पश्चिमी तट पर क्यों बन रहे हैं? पश्चिमी तट पर बनने का कारण क्या है? ठंडी जलधाराएं, ठीक है। मरुस्थल और ठंडे भी हो सकते हैं,
ये तो प्रदेश है, यहाँ पर ये तो प्रदेश है, यहाँ पर भी क्या है, वर्षा कम होती है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ भी टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा। अब ठंडे मरुस्थल ये नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ मिट्टी वाले होते हैं वहाँ पर बर्फ के होते हैं, वहाँ पे मरुस्थल कैसे होंगे, बर्फ के होंगे। जब आपसे शुष्क पूछा जाए कौन सा गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, जब आप ये लगाओगे और इसमें सारे बड़े मरुस्थल जिसमें नाम दे रखा होगा आपका इनका, तो आप क्या लगा के आओगे, अंटार्कटिका। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, अभी मैंने आपको ये क्यों डिवाइड करे थे ये बता दिया। यहाँ पर कौन से मरुस्थल पाए जा रहे हैं, शीत। अब इससे ऊपर आ जाओगे 23.5 से 66.5 डिग्री, यहाँ पर आपके पाए जाएंगे ठंडे मरुस्थल पर। कौन से ठंडे, शीतोष्ण, ठंडे भी होंगे और गर्म भी होंगे। अब शीतोष्ण में आप यहाँ पर देख लो, मंगोलिया का मरुस्थल है, मंगोलिया के साथ साथ एक और है गोबी का मरुस्थल, गोबी आपका यहीं पर है। ये कौन से मरुस्थल के एग्जाम्पल हो गए आपके, ठंडे। और कौन से ठंडे प्रदेश कौन सा आ रहा है इनके लिए, 23.5 से 66. 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण पाई जाएगी। शीतोष्ण में कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे आपके, गोबी का और मंगोलिया का, ठीक है। और यहाँ पर एक है, कौन सा है चिली में, अटकामा, जैसे चिली में ऐसे आप करो इसको, रेगिस्तान में फंस गए और वो रेगिस्तान इतना गर्म है ये हमारे मुझसे क्या हम चिल्ला पड़े, क्या चिल्ला पड़े, हे माँ, अटका माँ, कहाँ अटका, रेगिस्तान में। तो चिली में कौन सा है, अटका माँ मरुस्थल। आगे बात समझ में, चिली का अटका माँ मरुस्थल, कालाहारी, बोत्सवाना का कालाहारी, और ये क्या आपका सहारा मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल। और थार को भारत में तो थार कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चिलोइस्तान, चिलोइस्तान। ठीक, अब बात करते हैं शीत की। ये जो मैं समझा रही हूँ ना, लिखते जाना, एग्जाम्पल लिखिए ना, क्षेत्र बता रही हूँ। अब शीतोष्ण की बात करते हैं, हम शीत की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बारिश कैसी हो रही है, 20 सेंटीमीटर से कम हो रही है, और यहाँ पर भी बर्फ पाए, वो बर्फ क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं। पर मरुस्थल कैसे रूप में पाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठंडे, और वो भी सफेद मरुस्थल। कैसे, सफेद, जैसे हम लोगों के यहाँ कैसे मिट्टी वाले येलो कलर के पाए जाएंगे, यहाँ पर येलो कलर के ना पाके कैसे जाएंगे, सफेद। इसमें लिख लो आर्कटिक और आपका वो अंटार्कटिका और आर्कटिक। शीत में, शीतोष्ण में तो ये बताया, गोबी का मरुस्थल, अटकामा का, कोलोराडो का पठार भी है, और कोलोराडो का क्या है, मरुस्थल भी है। कहाँ पर है आपके, नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में शीत पाए जा रहे हैं, कौन कौन से नाम, सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सैंडी हो गया, इसमें यहाँ पर 4-5 मरुस्थल पाए जाते हैं, जो मैं आपको मैप में बताऊंगी। लिख लिए, ठंडे उसमें लद्दाख का, हाँ, ठंडा मरुस्थल भारत में कहोगे तो लद्दाख है, ऐसे दिमाग दौड़ाया करो। हो गया, समझ में आ गया मरुस्थल कब बन रहे हैं, कंडीशन क्या है। पेपर में अगर डीपली पूछा जाएगा तो मरुस्थल बनने की कंडीशन पूछी जाएगी। आपको कहा जाएगा, देखो मरुस्थल का निर्माण होता है, आधार देख दिए जाएंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फिर तीनों पॉइंट दे देंगे, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे, केवल ए बी सी या उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और जब आपको समझ होगी कि मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे, बताओ। अरे मरुस्थल बनने की कंडीशन, पहली बारिश क्या होगी, 20 सेंटीमीटर से कम होगी, और पश्चिमी तट पर पाए जाने का मतलब वहां पर ठंडी जलधारा है। कारण लिखना चाहो तो लिख दो, उसके बाद पढ़ाते हैं मैदान। और यूरोप देश ऐसा है जिसमें एक भी मरुस्थल
नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये की पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लो। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। क्या? भारत में ज्वालामुखी हाँ, बेरन 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 कहाँ गया भारत हमारा प्यारा? नहीं, वो तो उसमें अंडमान निकोबार में। हाँ, तो भारत का हिस्सा है, भारत से भाग तो है नहीं। जैसे पैसे अच्छा, दिखाए- मेघ भूमि में क्या है? मेघ भूमि में नहीं है, कभी हुआ करते थे प्राचीन के भारत में, क्योंकि ज्वालामुखी का जो आपका मैदान बन रहा है, लावा पठार, वो किससे बन रहा है? ज्वालामुखी से बन रहा है। किसी टाइम पर थे, अब नहीं। अब सिर्फ अगर एक सक्रिय की बात करें तो बैरन द्वीप पे ही है। हाँ, हो गया। ये तो मैंने बताया कि वो दिमाग में रहेगी, क्योंकि नोट्स में भेज दूंगी कल, आज नहीं। नंबर लिख दूं। अब बात करते हैं मैदान की। मैदान कैसे बनते हैं? ये जहां आप रह रहे हो, मैदान कैसे बनते हैं? मैम भूपटल का निचला और समतल भाग। भूपटल का निचला और समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान। पर्वतों द्वारा लगभग लाया गया है, अवसाद के द्वारा। 41% स्थलमंडल का 41% क्या है आपका? मैदान। मैदानी क्षेत्र कितने वाले थे? यहाँ पर लिखे तो मैदान है। मैदान को क्या आप कहते हैं? सभ्यता का पालना भी कहते हैं। सभ्यता का मैदान को मैम, या नदियों मैदानों को भी अभी बता रही क्यों कहते हैं, अभी बता दूंगी, इसके पीछे भी रीजन बताऊंगी। अच्छा, मैदान बनने का मुख्य कारण क्या है? पर्वतों से जो वो आता है तो अवसाद। अवसाद। किसी एक ठीक। प्लेन एरिया में जितने भी हमारे मैदान बने हैं, कैसे बने हैं? अवसादों से, यानी कि निक्षेपण से। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण से क्या बने हैं? मैदानों का निर्माण हुआ है। और निक्षेपण मतलब लेके आना, डिपॉजिट करना। और ये डिपॉजिशन कौन कर सकता है? नदियां भी कर सकती हैं और हवा भी कर सकती है। हवा करती है। इसका एग्जाम्पल बता दो मुझे, एक बहुत अच्छा रेगिस्तान का मिलेगा इसका एग्जाम्पल। सहारा का जो रेगिस्तान है, हाँ, वहाँ से जो हवा है उसके वहाँ से जो रेत होती है वो बाकी नदियों के तरफ गया जाता है। देखो आप कभी रेगिस्तान वाले एरिया में जाएंगे, पूरा दिन बिताएंगे। अगर पूरा दिन बताते हैं तो रेगिस्तान में देखते हो ना, ऐसे ऐसे थोड़े से वो रेत के पहाड़ से होते हैं। अभी आप रेगिस्तान में मिलेगा, आप पूरा दिन बिताना, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, पूरा दिन यानी कि 24 घंटे हो गए। आप हवाओं का रुख पता है आपको? हवाओं का रुख कैसा होता है? बदलता रहता है। सुबह दिन में हवाएं कैसे चलती हैं? पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक है। स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे। समुद्र से स्थल। क्यों? कारण कारण बताओ। देखो, जो टॉपिक डीपली पढ़ाने वाला होता है ना, वो मैं डीपली जरूर पढ़ाती हूँ। मैम इसका ये तो नहीं है कि और पेपर में आपके यहीं से बनेंगे क्वेश्चन। हाँ, बताओ। बासमती में ऊपर तैयारी नीचे स्थान था, वो खाली रहता है तो उसमें हवा का प्रभाव समुद्र के ऊपर का। कोई भी ठोस नहीं, मतलब आप हीट की बात कर रहे हो ना, हीट जितना ऑब्जर्व करेगी। स्थल समुद्र की अपेक्षा क्या होते हैं? ठोस होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। जब वो जल्दी गर्म होंगे तो गर्म हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी, तो वहाँ पर निम्न दाब हो जाएगा। और इस निम्न दाब को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं कहाँ आएंगी? स्थल की तरफ आएंगी। और जैसे ही दिन ढलेगा, समुद्र क्या होंगे? जो चीज साइंस में पड़ी होगी ना, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होती है। और पृथ्वी का स्थलमंडल जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा होगा। सागर क्या होते हैं? देर में गर्म होंगे और देर में ही ठंडे होते हैं। तो शाम तक आते आते सागर क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। स्थल क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। तो रात में जितनी हवाएं चलेंगी वो कहाँ से चलेंगी?
चलेंगी स्थल से समुद्र की ओर, दिन में चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने हवा का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया। अब आप मैं रेगिस्तान में पूरा दिन बिता रहे हो, सुबह में हवाएं चल रही कहाँ से, मतलब ये मान लो ये समुद्र है, समुद्र से चल रही है स्थल की ओर। तो जब समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो रेगिस्तान की धूल उड़ा के ले जाएंगी और यहाँ पर ढेर जमा कर देंगी। तो जो पहाड़ अभी यहाँ बन रहे थे वो पहाड़ कहाँ बनेंगे, इधर बनेंगे। पर्वत यहाँ रेगिस्तान का रेत उठाएंगी। अब ये तो नहीं हवा बहुत लंबी चल रही, जहाँ पर हवा की स्पीड कम होगी वहीं पर रेत को क्या करती जाएंगी, गिराती जाएंगी। मान लो यहाँ गिराती गई और क्या बनता गया, रेत का पहाड़ बनता गया। शाम को हवा किधर से चली, स्थल से समुद्र की ओर, ऐसे बता रही हूँ, स्थल से समुद्र की ओर चली तो ये पहाड़ की हवाएं रेत उठाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी, इधर हो जाएंगी। तो रेगिस्तान में जो पहाड़ बन रहे हैं रेत के, वो उनका कोई क्या है, एक निश्चित स्थिति नहीं है। वो अभी सुबह देखोगे इस साइड है, शाम को देखोगे इस साइड है या इस साइड है। कारण क्या है, हवा का चलना। अब ये बताओ, ये जो हवाएं रेत ला रही हैं या मिट्टी ला रही हैं, वो किसको दूर करने के लिए, एग्जाम्पल ऐसे समझेगा। ये धरातल है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, यानी कि मिट्टी जो आ रही है, अपरदन कह लो या निक्षेपण कह लो, मिट्टी जो आ रही है वो कैसे फैलेगी, यहाँ पर फैलाती जाएगी या पहले इसको भरेगी, पहले इसको भरेगी ना गड्ढे को। ये क्या हो गया, भूपटल पर जो क्या है हमारी असमानताएं हैं, भूमि की जो असमानताएं हैं उनको क्या करती है, उनको समान करती है। तभी तो हमारे मैदान का निर्माण हो रहा है। देखो पृथ्वी पर जितने भी मैदान बन रहे हैं वो किस कारण बन रहे हैं, या तो हवा के कारण बन रहे हैं, या फिर नदी के कारण बन रहे हैं, या हिमानी के कारण बन रहे हैं। 3 कारण हवा के मतलब मैदान के बनने का। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है, अभी मैंने सभ्यता का पालना कहा, वो कह रहे हैं मैडम नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं, है ना। तो नदी के किनारे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं। आपका जो गंगा जमुना दोआब है, भारत में गंगा जमुना दोआब है, ज्यादा उपजाऊ है और मैदानी क्षेत्र है। अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर भारत, चलो यही बता, नेपाल है और नेपाल से आपका ये इसका जो मैदान है गंगा जमुना का क्षेत्र है, और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण है नदियों द्वारा अवसाद को लाकर यहाँ पर क्या कर देना, फैला देना, और जिसके फैलाने से एक क्या होता है, एक मैदान का निर्माण हो जाता है। और ये नदियां ऐसे तो यहाँ पे बह रही हैं, कहाँ पर आके, पठारी क्षेत्र में। और पठारी क्षेत्र में मैदान कैसा है, पठारी रूप में है। और जो नदियों का जो मलबा जाता है वो कहाँ जा रहा है, तटीय क्षेत्र में। मैंने क्या बताया था उस दिन, बताया था ना आपके, तटीय मैदान भी मिले जाते हैं, होते हैं। तो ये तटीय मैदान बनते हैं, इसको कहते हैं पटल। अभी मत लिखो, जब लिखवाऊंगी तब बता दूंगी। अच्छा, मैदान छोटे भी हो सकते हैं, मैदान मतलब धरातल से ऊंचे भी हो सकते हैं, धरातल से नीचे भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या ऐसे, बताओ कैसे, एग्जाम्पल दे दो। नीदरलैंड का है, और जॉर्डन का नाम सुना है, जॉर्डन यहाँ देश की बात कर रही हूँ। जॉर्डन देश की राजधानी क्या है, अमन। जॉर्डन की बात करते, जॉर्डन देश का जो मैदान है वो समुद्र तल से क्या है, नीचे है। और आपने कौन सा बताया था, लक्समबर्ग, बेल्जियम लक्समबर्ग के पास जो आपके यहाँ पर कहाँ के लोग, ये वाला जो मैदान है ये भी क्या है, समुद्र तल से नीचे पाया जाता है। अमेरिका का एक है ग्रेट प्लेन, अमेरिका का मैदान है ग्रेट प्लेन
अपलेशियन पर्वत, ये है ना अपलेशियन पर्वत, इसके पास में है ग्रेट प्लेन। ये अपलेशियन पर्वत से क्या है, उठा हुआ है। तो मैदान क्या समतल भी हो सकते हैं, मैदान उठे हुए भी हो सकते हैं, मतलब समुद्र तल से उठे भी हो सकते हैं, समुद्र तल के लेवल में भी हो सकते हैं, समुद्र तल से नीचे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। मैदान ऐसे लिख लो, प्राय मैदान समुद्र तल से ऊपर, वो सॉरी मैदान, प्राय मैदान समुद्र तल से ऊंचे और समुद्र तल से नीचे। यहाँ तल का मतलब समुद्र सतह है, कौन सी, ये वाली, समझ में आ गई। प्राय मैदान समुद्र सतह लिख लो या तल लिख लो। तल कहने का मतलब ये भी हो सकता है, पर निकल कहेंगे तो क्या, ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। ऊंचे का एग्जांपल लिख लो, अमेरिका का ग्रेट प्लेन, यानी कि ग्रेट मैदान, अमेरिका का ग्रेट प्लेन। जॉर्डन का निचला मैदान, निचले में लिखो जॉर्डन का निचला मैदान। और एक और है हॉलैंड का, हॉलैंड का पोलर, हॉलैंड का पोलर। ये कैसे एग्जाम्पल है आपके, निचले, और ये क्या है, हो गया ये। अच्छा, एक मैदान वो होते हैं प्लेन, प्लेन सुना है, प्लेन प्लेन, प्लेन प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्र, समुद्र मैदान, प्लेन प्लेन। आपने ऐसी नदियां सुनी, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदियां सुनी है। पूर्ववर्ती मतलब ऐसे जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, ये सब क्या पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी क्या कर रही थी, बह रही थी, और आज भी बह रही है। हिमालय उत्पन्न हो रहा है, इन्होंने अपना मार्ग चेंज नहीं करा। जैसे नदियां क्या होती हैं, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, पर इन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित ना करते हुए क्या करा, हिमालय को काटा। हिमालय को क्या करा, काटा। आपको ये तो पता है पानी का वेग हथेरा होता है, मतलब हथेरा का मतलब है बहुत तेज होता है, और बहुत तेज होने के कारण वो क्या करती है, चट्टानों को काटती जाती हैं। अब इसको ऐसे समझो, अभी मैं ये वाला पढ़ा रही हूँ। जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी का फ्लो इधर है। अब आपको पता है हिमालय की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो ये अपना मार्ग चेंज नहीं कर रही है, अपने मार्ग को क्या है बना रही है, यानी कि हिमालय को काटती जा रही है। अब हिमालय को काटते हुए इन्होंने गार्ड बना दिया, ये काटती है ना, तो इसको क्या बनाती है, गार्ड बनाती है। और गार्ड बना के फिर ये जो समतल मैदान में आ जाती है, अभी धीरे धीरे काट रही है, काटते हुए जब इसको धरातल के लेवल में आ जाएंगी, तो इस धरातल के लेवल में जो नदी बहने लगी काटने के बाद, उसको कहते हैं प्लेन मैदान। आगे बात समझ में आया कि नहीं। आप भी ऐसे समझो, जैसे अगर हम किसी आरी से गैप बनाते हैं ना, तो उस लेवल में आ जाते हैं। जैसे ये मैं बताऊंगी आपको, चाहता है ये चीज दिख रही है आपको, इसके बीच में क्या है, मान लो क्या है, ये चीज जब उठ रही होगी तो एक साथ रही होगी, पर यहाँ पर क्या है, नदी बहने लगी। जब नदी बहने लगी तो इसको उठने नहीं दिया, जैसे ही उठ रहा था उसको क्या करती जा रही थी, काटती जा रही थी। और काटते उसने क्या बना दिया, गाछ बना दिया, यानी कि एक यहाँ पर एक मैदान टाइप का बना दिया। जो अब नदी यहाँ पर बह रही है उसको क्या कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं। और ये प्लेन के आगे कभी कभी आप देखते हो नदियों के बीच में चट्टानें दिख रही होती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण होगा आपका नर्मदा और
में बहने का मतलब है कि उसने कभी ना कभी व्यंजन, और वो तो चलो व्यंजन श्रेणी ऐसे आगे और आती है, तो इसने काटा तो नहीं, क्योंकि इन श्रेणियों के बीच में भाई इनका ब्रश बन गया। अब मान लो अगर ये काट रही है, आप ये क्या है, एक ऐसे समझो जो हमारा दक्षिणी भारत है पूरा पठार के रूप में है, कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में टापू दिख रहे हैं, नदी के बीच में कहीं टापू दिखते हैं या चट्टानें दिखती हैं बड़ी बड़ी, तो वो चट्टानें क्या है, ऐसे प्लेन प्लेन तो हो गया, पर वो चट्टानों को अभी इतनी क्षति नहीं पहुंचा पाई, वो चट्टानें क्या होने लगी, ऊपर दिखने लगी। ऐसे चट्टानों को कहते हैं नाम देखिए एक बार। मैंने कहा ना वो क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, नदियों के बीच में चट्टान दिख रही होती है। ये नाम बस की पॉइंट दिमाग में रखना, बहुत ज़्यादा टीपी क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो ये पूछा जाएगा बेडरॉक क्या है और प्लेन प्लेन क्या है। प्लेन क्या है, प्लेन वो मैदान है जो क्या होता है, नदियाँ अपने अंतिम रूप में एक बार समझते रहना, अंतिम रूप नदियों का वो जब बिल्कुल वो धरातल को पार करने वाली होती हैं, तो धरातल को जब अपने अंतिम रूप में पार करने वाली होती है तो जो मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन। और ये कहते हैं समप्राय से। अब प्लेन में जो नदियाँ बह रही हैं, नदियों के बीच में जो चट्टान दिख रही है उसको एक नाम दे दिया गया हमने, क्या नाम दिया है, ठीक, लिख लो। और जो बात मैंने कही है अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख लो, प्लेन वो हिस्सा है जहाँ पर क्या है, नदियाँ अपने अंतिम रूप में स्थल को प्राप्त करती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लेन। और प्लेन के बीच में जो चट्टान दिखती है उसको क्या कह रहे हैं, जहाँ नदियाँ अपने अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं। और नदियाँ अपने अंतिम रूप यानी कि पठार, पर्वत आदि को क्या करती हैं, अपक्षयपर्दन करती हैं। इसके अंदर ये पहला है, हिमानी के द्वारा कैसे होगा, अपर्दन पढ़ रहे ना, अपर्दनात्मक मैदान का निर्माण, ठीक। पहला तो हो गया संप्राय मतलब पैन। दूसरा है हिमानी द्वारा निर्मित, हिमानी यानी कि तो आपके ऐसे सोचो मैदान में हमारे ये चट्टान है, ये पठार है, इन पर क्या हो रहा है, आपके हिम यानी कि बर्फ जमा हो रहा है कि नहीं। अब बर्फ जब पिघलेगी तो चट्टान बहुत सालों तक या बहुत टाइम तक बर्फ के अंदर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें नमी रहेगी कि नहीं, तो अब उसमें वो मजबूती नहीं रहेगी जो मजबूती पहले थी। अब जब बर्फ पिघल रही है तो एक वेग से पिघल रही होगी ना, नदियाँ जब पहाड़ से आती है तो उसमें वेग कितना होता है, बहुत तेज होता है। और जैसे जैसे मैदान में आती है वेग कैसे हो जाता है, कम। तो इसका मतलब ये समझो कि जो प्लेन का ढाल कह लो, प्लेन का ढाल मैदान का ढाल कैसे होता है, कम होगा तभी तो नदियाँ क्या है, कम वेग से बह रही हैं। और जैसे जैसे समुद्र तल के पास जाएंगी ढाल कैसा होता जाएगा और कम। और मैदान का ढाल हमेशा क्या होगा, कहाँ पर होगा, समुद्र की तरफ होगा ना। पानी कहाँ गिरेगा, समुद्र में जाके गिरेगा। जैसे आप अपने घर का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ करते हो, एक बाहर आउटर एक बड़े नाले में करते हो ना, तो कहीं भी पानी गिराओगे आपके घर का पानी कहाँ जाएगा, नाली में। और नाले से कहाँ जाएगा, बड़े नाले में। और नाले से कहाँ जाएगा, नदी में। और नदी का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में। तो ये क्या हो गया, ड्रेनिंग सिस्टम हो गया। मैदान में जो ड्रेनिंग सिस्टम है, पहले मतलब जो ड्रेन होता है उसका जो ढाल है कम है, और समुद्र के तट पे जाते जाते कम हो जाता है। समुद्र तट पे जाते जाते कम हो जाता है, ये बताओ मुझे जरा। समुद्र तट पर जाते जाते नदियों का वेग कम हो जाता है, कारण
सरफेस में आ गया ना। प्लेन सरफेस में आ गया, वो बात ठीक है। अब पहाड़ों से तो बहुत दिन देखने आ रहा था, गिर रही थी ऊंचाई से। यही जो तार में सूझ रही है ना, ये आपके इस मैदान का निर्माण कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका जमा होने के बाद पानी के स्पीड में आती है। कंकड़ पत्थर यानी कि नदियों अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं, चट्टानें काटती हुई जो अवसाद लेके आ रही हैं, जैसे पहाड़ों से तो बहुत स्पीड में लाती है क्योंकि वेग बहुत तेज होता है, तो नदी आराम से उतनी स्पीड में उसको वो अपने साथ अवसाद डालती उसको बहती हुई ले जाती है। पर जैसे जैसे ढाल क्या होगा, कम होगा, तो नदी के गिरने का वेग भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो जो उसका मलबा है अपने साथ लाने धीरे धीरे क्या होगा, बैग जमा होता जाएगा ना, और नदी क्या होगी धीरे धीरे वेग और समुद्र तल तक जाते जाते क्या होगा, वो किनारे में समुद्र किनारे सब छोड़ देती हैं अपना अवसाद लाई होती है, और क्या अपने आप को कहाँ पे डाल देती है, समुद्र में। तो जो अवसाद जो अपना साथ जो अवसाद लाई होती है वो समुद्र तट के किनारे लगा देती है। और ये क्रिया एक साथ नहीं होती है, क्रिया क्या होती है, बहुत दिनों तक चलती रहती है। मान लो नदी अभी रही, समुद्र तट ये है, नदियाँ ये आई, तो पहले इन्होंने इतने बीच में गिराया, फिर धीरे धीरे इतना बीच भर गया, फिर नदियों ने अपनी रास्ता और आगे बढ़ा लिया, फिर यहाँ पर गिराया, ठीक, फिर ये आगे गिराया, फिर ऐसे गिराया, तो ये क्या है, गिरता गया और मैदान बढ़ते गए। अब यहाँ पर पहले हमारे रेखा कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। अब यहाँ पर जो नदियों के द्वारा रेत लाया गया तो मैदान क्या हो गए, आगे बढ़ गए, फिर क्या हो गया, तटीय मैदान। तो ये ऐसे मैदान होते हैं जिनका उत्थान होता है, क्या होता है, उत्थान होता है, किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों के द्वारा इनका उत्थान हो गया, ये मैदान बनते हैं। ऐसे बने हुए मैदानों को हम कहते हैं पटल विरूपणी मैदान। और ये पटल विरूपणी मैदान कहाँ पाए जा रहे हैं, अधिकतर समुद्र तट के किनारे। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब जो है, मतलब गंगा पुत्र का दोआब के मतलब गंगा पुत्र का जो मुहाना है जहाँ पर जल गिरा रहे हैं, वहाँ गंगा पुत्र का मैदान बन रहा है। और ऐसे आपने गोदावरी, आप अपने यहाँ पर सुनो, इंडिया में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है उत्तरी सरकार का, और पश्चिमी आपका क्या कहते हैं, कलकत्ता का जो तट है। ये सब कैसे निर्मित किए गए हैं, नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के द्वारा ये तट निर्मित किए गए हैं। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल लिखना चाहते तो लिख लो। इसको थोड़ा सा अलग लिखना, ठीक है। एक ही तरह का मैदान है, इसके अंदर 4-5 आएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखो जैसे अपने आपने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का गढ़, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का गढ़। ये समझ में आ गया, ये वाला हेडिंग नहीं समझ में आया तो एक बार नोट्स भेज दूंगी, इसको पढ़ना, नहीं समझ में आया तो फिर आपको दे दूंगी। ये पेन क्या है, पेन है पेज, समझ में आ गया। दूसरा इसी के अंदर है हेडिंग ईमानी, देखो कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जैसे हम आपके दुर्गों पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर बर्फ से क्या है, ढके हुए क्षेत्र हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या, ये बर्फ पिघलेगी, पिघलती है, पिघलने के साथ साथ जब ये बहेगी तो कहीं ना कहीं अपने मैदानों से वो लेके जाएगी पानी। बर्फ पिघलेगी तो जो मैदान की मिट्टी होगी अवसादों में, उसको क्या है, अपने साथ बहा के ले जाएगी, अपने साथ बहाते ले जाके फिर दूसरी जगह डाल देगी, ऐसी जगह डालेगी। अभी मैंने बताया ना, ये जो अपरदन अपक्षय हो रहे हैं, यानी कि अपरदन और निक्षेपण हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, धरातल की विषमताओं को दूर करने के लिए हो रहे हैं। धरातल की विषमताएं कैसी, अभी चित्र बनाया तो था, कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ऊंचा है, तो ऊंचाई से लाके, जैसे रेगिस्तान का ऊंचाई से लाके क्या हुआ था, उसको निचाई को भर दिया था और एक समतल रूप दे दिया था। तो ये हिमालय भी क्या करेंगी, हिमालय निर्मित चट्टानें
हिमालय ट्रेकिंग मैदान क्या होंगे, जो हिम पिघलेगी, हिम पिघलने के साथ साथ वो अपने साथ क्या लेके जाएंगी, मिट्टी और चार लेके जाएंगी, और वो कहाँ पे फैला देंगी, उन क्षेत्रों में फैला देंगी जहाँ पर कैसा होगा, तल कैसा होगा, नीचे होगा। और जब ये नहीं है कि एक दिन में, ये कई वर्षों का काम होता है, कई वर्षों तक ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, और उसके साथ क्या फिर मैदान बन जाएगा। जैसे उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप नदियों में कूड़ा डालते रहिए, या तो फिर क्या करेंगे, उनका बेसिन छोटा हो जाएगा, यानी कि अब पानी जो कहाँ जा रहा है, कम जगह में फ्लो करेगा, और जबकि उसकी अभी बेसिन उसका कितना था ज़्यादा, पर उसकी जगह कितने मिली, कूड़े में मिली। अब ऐसे ही है, नदी किसी जमाने में उसका बेसिन बहुत ज़्यादा होता होगा। जैसे बरसातों में नदियाँ क्या होती हैं, एकदम से उफान पर होती हैं, और पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और बारिश होती है, उससे क्या है, नदियों का वेग तेज होता जाता है, और चट्टानें अब लेके आती हैं अपना पानी जब वो मैदान में लाती है तो ऐसे फैलती हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सुकड़ती हैं। तो पानी जब वो फैली तो अपनी कहीं मिट्टी गिराती हुई चली गई। अब मान लो ये बेसिन बना है नदी का, आपने इसमें जलोढ़ मिट्टी और कौन सी मिट्टी एक होती है, नहीं बांगर, जलोढ़ और बांगर, जलोढ़ मिट्टी, हाँ सॉरी, खादर और बांगर, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है खादर और बांगर। पुरानी मिट्टी नहीं। हाँ, खादर मिट्टी कैसी होती है, नई मिट्टी, और बांगर मिट्टी कैसी होती है, पुरानी। खादर, अब देखो जब बाढ़ आती है, नदी बाढ़ का भी मतलब है जिस समय ज़्यादा बारिश हो रही होती है उस समय नदियाँ उफान पर होती हैं। अभी नदियाँ यहाँ बह रही हैं, अभी नदी का बेसिन क्या है, इतना ही है। जब पानी का ज़्यादा बढ़ाव हो गया तो क्या हो गया, यहाँ हो गई, तो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लाई होंगी, तो इस मैदान में क्या कर दिया होगा इन्होंने, मिट्टी छोड़ दी होगी, और अपना बेसिन क्या कर दी होगी, जब पानी कम हो गया तो अपना बेसिन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या नई मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये जो हो गई वो क्या होगा, इसमें भी खादर, और ये जो दूर हो गई वो कौन सी हो गई, बांगर, ठीक है। और ये काम कौन करता है, ये काम आपका अधिकतर करती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है जो नदियाँ क्या होती हैं अपने साथ लेके आती है। हिमानी समझ में आ गया, हिमानी क्या है, जब आपके बर्फ पिघलेंगे, पिघलने से वो अपने साथ अवसाद लेके जाएंगे, तो ऐसे ही क्या है, मैदान को फैला देंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो, स्ट्रेट नेवियाई मैदान, कितना टाइम हो गया, 10:09 हो गए, 5 मिनट। हिमालय निर्मित